Assalamualaikum everyone. I hope you all are safe and sound. Today I am here to discuss about the recent amendments that have been made in PEPRA Rules 2004. I have already covered about the PEPRA rules in 4 to 5 lectures, but they lack the recent amendments. I always suggest that kindly focus on this recent video because it includes all the amendments. So let's start with PEPRA पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी कि वो क्या होती है गाइस। इससे पहले ये समझना भी ज़रूरी है कि प्रोक्योरमेंट वर्ड क्या होता है। तो वर्ड प्रोक्योरमेंट मीन्स परचेज ऑफ समथिंग, परचेज ऑफ गुड्स services, or you are giving any contract to someone, that is procurement. Either it's a family or any business or the government all needs certain kind of goods or services to maintain their day to day needs. तो गवर्नमेंट इतना बड़ा जो हमारा पाकिस्तान चला रही है उसके लिए भी उसको कोई ऐसी गुड्स या ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जिससे वो रन कर सके कंट्री को। सो जो पब्लिक परचेज़ करता है, जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस परचेज़ करती हैं उसको हम प्रोक्योरमेंट बोलते हैं, ठीक है। और उनकी रेगुलेशन के लिए पेपरा बनाएगी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। द रीज़न इज़ दैट कि जब भी प्रोक्योरमेंट होती है तो गवर्नमेंट काफ़ी सारा फाइनेंस जो है वो हर पर्टिकुलर मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री फिर पर्टिकुलर जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको वो प्रोवाइड करती हैं। तो जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है देयर आर हाई रिस्क ऑफ करप्शन एंड फ्रॉड के चांसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए पेपरा जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी। पेपरा इज़ अ ऑटोनॉमस बॉडी। गाइस, वर्ड ऑटोनॉमस बेसिकली मीन्स द body that is not directly controlled by any ministry, बट ऑब्वियसली दे टेक द मनी फ्रॉम गवर्नमेंट। लेकिन क्या है कि वो डायरेक्ट किसी के कंट्रोल में नहीं है। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, एजुकेशन की मिनिस्ट्री है, डिफेंस है, कुछ भी है वो डायरेक्ट किसी के कंट्रोल में नहीं होती। दैट इज़ कॉल्ड एज ऑटोनॉमस बॉडी। वी हैव ऑल्सो अदर एग्जाम्पल्स लाइक नैब और ओगरा। तो ये क्यों बनी? ताकि ये कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स बता सके कि किस तरह से यू हैव टू डू द पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी प्रोक्योरमेंट्स आ जाती हैं? जो भी फेडरल गवर्नमेंट ओन पब्लिक सेक्टर्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे फेडरल गवर्नमेंट के ओन पब्लिक सेक्टर्स हैं उन सब के लिए ये रूल्स और रेगुलेशंस बताती है, ताकि हमारी ओवरऑल गवर्नेंस जो है और जो हमारी मैनेजमेंट है रिसोर्सेज की, हमारे मनी की, वो अच्छे से हो सके एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो। और जो भी प्रोक्योरमेंट हो रही है वो क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि चीप प्रोक्योरमेंट्स हो रही हैं और करप्शन हो रही है। सो फॉर दिस पर्पज़ पेपरा वॉज इंट्रोड्यूस। It is also endowed with the responsibility of monitoring procurement by public sector agencies. ये क्या करती है? मॉनिटर भी करती है, लुक आफ्टर करती है दैट आइदर द प्रोक्योरिंग एजेंसीज आर डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स और प्रोक्योरमेंट इन अ फेयर वे। एंड उसके अलावा सेकेंडली दे हैज़ बीन डेलीगेटेड नेसेसरी पावर्स। उनको कुछ नेसेसरी पावर्स दी हैं इन द ऑर्डिनेंस 2012। अब MCQs में ये चीज़ पे आ सकती है गाइस कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डिनेंस कब आया था? दैट कम्स इन 2002। एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था, ठीक है, असेंबली में हमारी। उसको हम बोलते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002, ठीक है। उसके हिसाब से फिर हमारी पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी थी ऑन 15 मई 2002। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑर्डिनेंस और जो हमारी पेपरा बनी थी उन्होंने रूल्स बनाए थे, ठीक है, उनको हम बोलते हैं पेपरा रूल्स। ये कुछ फंक्शंस हैं, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में लास्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है, सो नो नीड टू एक्सप्लेन इट फर्दर। So let's discuss about its notification, guys. SRO 432/2004. SRO represents a statutory regulatory order. कुछ ऑर्डर प्लेस होते हैं, तो हमारा जो पेपरा का जो ऑर्डर है वो कौन सा है? 432/2004 in exercise of powers conferred by Section 26 of Public प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002। अब हमें किस में पावर दी गई है? सेक्शन 26। अब ये भी याद करने का पॉइंट है कि ऑर्डिनेंस 2002 में किस सेक्शन में पावर्स दी गई थी? 22 जो सेक्शन 26 जो सेक्शन था उसमें हमें पावर्स दी गई थी फेडरल गवर्नमेंट को, ताकि वो फॉलोइंग रूल्स बनाए। सो लेट्स डिस्कस द रूल्स वन बाय वन. First of all, the section 1, short title and commencement. It talks about the title and when or where commencement was made. So first, these rules may be called as public procurement rules. इनको हम public procurement rules बोलते हैं. They shall come into force at once. एक ही टाइम पे लागू हुए थे, इस तरह नहीं कि किस्तों किस्तों में हुए हों.
नाउ द सेकेंड सेक्शन इज़ अबाउट डेफिनेशंस. ये थोड़ा बहुत आप कोशिश कीजिएगा याद करने की कि फर्स्ट वॉज अबाउट द शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट एंड द सेकेंड इज़ अबाउट द डेफिनेशंस. सो लेट्स डिस्कस वॉज फर्स्ट डेफिनेशन दैट इज़ अबाउट द बिड. गाइस, बिड होता क्या है? बिड बेसिकली एक टेंडर या ऑफ़र होती है, ठीक है, जो जिसे हम बोली बोलते हैं इन सिंपल उर्दू, कि एक बोली. जब भी हमें किसी चीज़ का इनविटेशन मिलता है, ठीक है, हम उसके बदले एक बोली लगाते हैं, एक ऑफ़र देते हैं, दैट इज़ बिड. ठीक है, और वो ऑफ़र कौन कौन दे सकता है? बाय अ पर्सन, कंसल्टेंट, फर्म, कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन. अब वो उसमें फर्म्स भी आ गई, कोई और एक पर्सन भी आएगा, कंसल्टेंट भी आ गए, या ऑर्गेनाइजेशन. एक्सप्रेसिंग हिज और इट्स विलिंगनेस टू अंडरटेक अ स्पेसिफाइड टास्क एट अ प्राइस. वो अपनी विलिंगनेस शो करें दैट येस वी कैन टेक दिस टास्क, और हम या तो जो भी गुड्स परचेज़ करने हैं या कोई सर्विस परफॉर्म करनी है और कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, वो कहते हैं कि हम विलिंग हैं इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस प्राइस पे. ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज बिड. बिड एक टेंडर या ऑफ़र है जो एक इनविटेशन के बेसिस पे आती है. इनविटेशन कोई भी हो सकता है. जब हमारे घर नीलाम हो रहे होते हैं, ठीक है, कोई घर नीलाम होता है तो उसमें भी काफ़ी सारे लोग बोली लगाते हैं कि आई विल परचेज दिस हाउस एट 1 करोड़. कोई बोल रहा है नो, आई विल परचेज इट एट 1 लाख एंड 1 करोड़ and 20 lakhs. तो ये ऑफर्स होती हैं ना, ठीक है. तो फिर जो जिसकी एक्सेप्ट हो वो तो बात की बात है, लेकिन जो बोली लगा रहा है वो होता है बिड, वो होती है बिड, ठीक है. उसके बाद है बिडर. अब जिसने बोली लगाई उस बंदे को क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड हिम और हर एज अ बिडर. मीन्स अ पर्सन हु सबमिट्स अ बिड. जो बिड को सबमिट करेगा उसे हम बिडर बोलेंगे. फिर वो कंपनी हो, कोई पर्सन हो, कोई भी हो सकता है. अच्छा गाइस, अभी तक तो हमने जो ये चीज़ें पढ़ी इसमें कोई चेंजेस नहीं आई. मैंने जो ब्लू कलर का जो मार्क किया हुआ है दैट रिप्रेजेंट अमेंडमेंट्स. जो भी उसमें अमेंडमेंट्स और चेंजेस हैं उनको ही मैंने ब्लू से मार्क किया. तो ये न्यू चीज़ें हैं, इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लैक लिस्टेड. व्हाट ब्लैक लिस्टेड मीन्स? अ बिडर दैट इज़ डिक्लेयर्ड बाय अथॉरिटी अनट्रस्टवर्दी, यानी जो ट्रस्ट के काबिल नहीं है, अनट्रस्टवर्दी डिक्लेयर करे हमारी पेपरा अथॉरिटी, तो उसको हम बोलते हैं ब्लैक लिस्टेड. Now comes to the point why any organization or a person is called as a blacklisted. उसके रीजंस ये हो सकते हैं, या तो बिडर वॉज फाउंड इन्वॉल्व इन एनी करप्ट और फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस, या तो वो करप्शन और फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था. अच्छा, ये एक्टिविटीज़ हम आगे पढ़ेंगे कि करप्ट और फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, ठीक है. सेकेंड है, इफ़ अ बिडर इज डिक्लेयर्ड इनकैपेबल बाय अथॉरिटी ड्यू टू इट्स स्टैब्लिश परफॉर्मेंस फेलियर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन उनका परफॉर्मेंस लो था या वो फेल हो गए वो परफॉर्म करने में जो उनको टास्क मिला था, तो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे. एंड फाइनली लास्ट होता है व्हेन अ बिडर डेविएट्स फ्रॉम इट्स प्रीवियर कमिटमेंट, लाइक पहले उन्होंने कोई और कमिटमेंट की थी एंड नाउ दे आर डूइंग समथिंग एल्स. इन 3 सिचुएशंस में क्या होता है, हमारी जो अथॉरिटी है वो उसको ब्लैक लिस्टेड कर देती है. नाउ द सेकेंड जो हमारी अमेंडमेंट हुई है वो है कॉल ऑफ ऑर्डर. Call of order means an order placed by procuring agency under general terms and pricing on a range of goods under closed framework agreement without having to negotiate terms every time. इसका मतलब है एक ऑर्डर जो हमारी प्रोक्योरिंग एजेंसी, अब प्रोक्योरिंग एजेंसी कोई भी हमारा गवर्नमेंट का इदारा हो सकता है, एफबीआर भी हो सकता है, वापडा हो गया, कोई भी इदारा जो हमारा ऑर्डर प्लेस कर रहा है, लेकिन उस ऑर्डर में हमें देखना ये है कि वो क्या कर रहा है, नेगोशिएटिंग टर्म्स को नहीं इन्वॉल्व कर रहा है. यानी एक क्लोज फ्रेमवर्क के अंदर अगर वो कोई ऑर्डर दे रहा है तो उसको हम कॉल ऑफ ऑर्डर बोलते हैं. क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट रिप्रेजेंट एग्रीमेंट इन विच यू विल नॉट डिस्कस अबाउट द प्राइस. उसमें ऑलरेडी एग्रीड प्राइस सजेस्ट की होती है, बस यही प्राइस है, यही टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यानी फ्लक्चुएशंस अलाउ नहीं होती. दैट इज़ कॉल्ड एज क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट. एंड जो ऑर्डर क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के बेसिस पे होता है दैट इज़ कॉल्ड एज कॉल ऑफ ऑर्डर. नाउ फर्दर इसको एलेबरेट किया गया है इस टर्म को. क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट विद स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशंस विद एन एग्रीड प्राइस. ऐसा एग्रीमेंट दैट इंक्लूड्स पर्टिकुलर टर्म्स कि यार मुझे यही वेब चाहिए, मुझे सपोज़ लैपटॉप चाहिए या मोबाइल चाहिए, उसमें 8 GB यानी हाँ आपका वो जो है आपकी क्या कहते हैं 8 नहीं 64 बोलो, 64 का स्टोरेज होना चाहिए और जो हमारी रैम होती है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए. कोई भी स्पेसिफिकेशंस दी हैं, उसके साथ प्राइस भी मेंटेन किए, तो ये हो जाता है क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट.
ओके, नाउ दैट इज़ कॉम्पिटेटिव बिडिंग। ये एज़ यूजुअल ये तीनों जो मैंने बाकी हैं, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन करती हूँ। कॉम्पिटेटिव बिडिंग मीन्स अ प्रोसीजर लीडिंग टू रिवॉर्ड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय ऑल इंटरेस्टेड पर्सन्स, firms, companies or organization may bid for a contract and includes both national competitive bidding and international competitive bidding. Competitive bidding एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू यू गिव अ अवार्ड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू समवन, क्योंकि जाहिर बात है बोलियाँ तो बहुत लोग लगा रहे हैं, बट यू हैव टू सेलेक्ट वन पर्सन और वन ऑर्गेनाइजेशन को रिवॉर्ड मिलेगा कि येस आई हैव गिव दिस कॉन्ट्रैक्ट टू यू। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेटिव बिडिंग, जिसमें ऐसा प्रोसीजर जिसके थ्रू हम किसी एक बंदे को रिवॉर्ड करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। नाउ द पॉइंट ऑफ रिमेम्बरेंस और टू रिमेंबर इज नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग, इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं है दैट ओनली नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सेक्टर्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। नो, बोली हमारे इंटरनेशनल भी लगा सकते हैं। अगर हमारी जो हमारे स्पेशली प्रोक्योरिंग एजेंसी ने लिखा हुआ है कि नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग है, इट मीन्स तो हमारे पाकिस्तान के लोग ही जो है बोली लगाएंगे। बट अगर उसमें दूसरे चाइना, जापान कोई भी अलाउ है, दैन दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग। नाउ कम्स टू द डी, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर अगेन जो हमने बिडर कहा था वो भी सेम है, कॉन्ट्रैक्टर भी सेम है। क्या होता है, एक पर्सन या एक कंसल्टेंट या फर्म, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो आपको सप्लाई करती हैं गुड्स, सर्विसेज या कोई काम। ठीक है, दैट इज़ बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर। ये चीज़ हमको याद रखनी है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। एग्रीमेंट ऐसा होता है जो लॉ से इन्फोर्स हो, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। गाइज, एग्रीमेंट एक सिंपल चीज़ होती है कि भाई किसी फ्रेंड ने बोल दिया यार टुमारो विल गो फॉर अ पिकनिक, कहीं पर भी चले जाएंगे, पिटारो रिजॉर्ट चले गए। ठीक है, दैट इज़ अ कमिटमेंट, एक जनरल कमिटमेंट है कि अपने फ्रेंड के साथ कर ली कि हम आज शाम को जाएंगे। बट ठीक है, अगर वो नहीं आता बंदा तो हम उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं ले सकते। बट कॉन्ट्रैक्ट होता है जब कोई बाइंडिंग फोर्स हो और लॉ इन्वॉल्व हो तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नाउ कम्स टू द करप्ट एंड फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस। अच्छा, ये टर्म हमारी पहले भी इंक्लूडेड थी, अब भी इंक्लूडेड है, लेकिन अब इसको फर्दर एलेबोरेट किया गया है। ठीक है, इसको 5 चीज़ों में, 5 प्रैक्टिसेस में डिवाइड किया गया है। कॉर्सिव, ठीक है, कॉल्यूसिव, ऑब्स्ट्रक्टिव, उसके अलावा करप्ट और फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस। तो हम उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है कॉर्सिव प्रैक्टिसेस, which means any impairing or harming or threatening to impair or harm directly or indirectly any party or the property of a party। कुछ ऐसी ज़रिया जिससे आप किसी को नुकसान देते हो। ठीक है, या आप थ्रेटन, धमका रहे हो, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर नुकसान दे रहे हो उस पार्टी को या उसकी प्रॉपर्टी को, तो वो हमारी कॉर्सिव प्रैक्टिस होती हैं। ठीक है, टू अचीव अ रॉन्गफुल गेन और टू कॉज अ रॉन्गफुल लॉस, या तो हम कुछ रॉन्गफुल गेन करना चाह रहे हैं या किसी पार्टी को नुकसान देना चाह रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्सिव प्रैक्टिस। अब ये भी MCQs में आ सकता है क्योंकि 5 किस्म की प्रैक्टिसेस हैं। कॉर्सिव से हमें पता ही चल रहा होता है ना कि कोई ज़्यादा हार्म कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्सिव प्रैक्टिसेस। नाउ सेकंड इज कॉल्यूसिव। कॉल्यूसिव वर्ड होता है बाइंडिंग, या एक ना ज्वाइन करके या मिलके कोई काम किया जाए, दैट इज कॉल्यूसिव, विच मीन्स एन अरेंजमेंट बिटवीन 2 or more parties to the procuring process designed to stifle open competition for any wrongful gain and to establish prices at आर्टिफिशियल और नॉन कॉम्पिटिटिव लेवल। एक ऐसा एग्रीमेंट जो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ में होता है। ठीक है, क्यों होता है, ताकि एक हमारा रोका जाए कंपटीशन को। ठीक है, ओपन कंपटीशन को स्टिफल यानी रोका जाए ताकि हम रॉन्गफुल गेन कर सकें। ठीक है, और प्राइसेस को आर्टिफिशियल लेवल पे सेट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि फॉर सपोज़ आप लोगों ने परचेज़ करना होगा कार। ठीक है, आपको कोई पर्टिकुलर आपने कार परचेज़ करनी है, उसके फीचर्स बता दिए। अब जो भी हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, उसके सारे ये जो हमारे बिडर्स हैं सब मिलके एक प्राइस सेट कर देते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा हाई प्राइस के, भाई हम लोग तो यही ऑफ़र दे सकते हैं। अब उसकी इतनी वैल्यू हो ना हो, सपोज़ एक गाड़ी की वैल्यू है 5 लाख, लेकिन वो बंदा जो सारे मिल के उसको 8 लाख बना के बोल रहे हैं हम तो 8 लाख में ही आपको ये देंगे। तो ये होता है कॉल्यूसिव प्रैक्टिस, मिल के उन्होंने आर्टिफिशियल प्राइस सेट कर दी।
नाउ द गवर्नमेंट नोज़ कि यार ये तो इसकी तो वैल्यू है ही नहीं, 3 लाख ये ज़्यादा बता रहा है, बट गवर्नमेंट मजबूर हो सकती है कि यार अब तो कोई और बिडर है ही नहीं, सारे के सारे यही ऑफ़र कर रहे हैं, तो उनको मजबूरी वो चीज़ खरीदनी पड़े सपोज, तो ये कॉल्यूसिव प्रैक्टिस कहलाती है। द थर्ड इज़ करप्ट प्रैक्टिस विच मीन्स द ऑफरिंग, गिविंग, रिसीविंग और सॉलिसिटिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली और एनीथिंग ऑफ वैल्यू टू इन्फ्लुएंस द एक्ट्स ऑफ अनदर पार्टी फॉर रॉन्गफुल गेन। कुछ ऑफर करे, करप्ट मीन्स जब आप रिश्वत दे रहे हो और ले रहे हो, एनी फॉर्म और इन फॉर्म ऑफ टेंजिबल एसेट और कोई इंटेंजिबली आप कोई काम करवा रहे हो या कैश दे रहे हो या कोई क्या कहते हैं फिक्स एसेट दे रहे हो, कुछ भी, लेकिन ये करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होता है ताकि आपको गलत काम करवा सको, तो उसको बोलते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस। फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस में आता है एनी एक्ट ऑफ ओमिशन, ठीक है, आपने कोई ओमिट कर दी चीज़, मिस रिप्रेजेंट यानी गलत से प्रेजेंट की जो एक्चुअल नहीं है, आपने गलत इन्फॉर्मेशन भेजी, दैट नोइंगली और रेकलेसली मिसलीड्स, जो दूसरों को मिसलीड करे, और अटेम्प्ट टू मिसलीड अ पार्टी टू ऑब्टेन अ फाइनेंशियल और अदर बेनिफिट और टू अवॉइड एन ऑब्लिगेशन। जिस गलत नॉलेज की वजह से, मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से दूसरी पार्टी या तो फाइनेंशियल बेनिफिट ना उठा सके या वो ऑब्लिगेशन ना पूरी कर सके, उसको हम बोलते हैं फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। यानी आप किसी चीज़ को मिस रिप्रेजेंट करते हो या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को गायब कर देते हो बीच में से, ओमिट मीन्स जब आप गायब कर दो, ठीक है। उसके बाद है ऑब्स्ट्रक्टिव प्रैक्टिस। ऑब्स्ट्रक्ट होता है ना किसी चीज़ को रोकना, ठीक है, विच मीन्स हार्मिंग और थ्रेटनिंग टू हार्म directly or indirectly person to influence their participation in procuring process or affect the execution of contract। अब ऑब्स्ट्रक्टिव और कॉर्सिव में यही पर मतलब जो है ना डिफरेंस है, यहाँ भी हार्मिंग और थ्रेटनिंग है, लेकिन यहाँ क्यों होती है, ताकि एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को रोका जाए या उसको इफ़ेक्ट किया जाए, या फिर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को उसकी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होने से रोका जाए, ठीक है। ये बहुत बंदा अच्छा है, कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा देता है, तो जानबूझ के कोई ऐसा एक्ट किया जाए जिसकी वजह से वो बेचारा कॉन्ट्रैक्टर बोली ही ना लगाए, तो ये एक हो जाती है ऑब्स्ट्रक्टिव प्रैक्टिस। नाउ द क्रॉस डिबेट। क्रॉस डिबेट भी एक न्यू वर्ड है जो पहले में नहीं था। डिबेट मीन्स होता है व्हेन कोई बैन लग गया या एक्सक्लूड की जाए कोई चीज़, ठीक है। मीन्स अ bidder debarred by any procuring agency shall be considered as debarred by all procuring agency। for suppose किसी भी procuring agency ने सपोज FPR हो गई या वापडा हो गया, किसी भी वजह से उन्होंने बोल दिया कि यू आर बैन, ठीक है, अब आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो दूसरी रिमेनिंग प्रोक्योरिंग एजेंसी है वो भी उसको डीबेयर यानी एक्सक्लूड कर देंगी, वो भी उस पर बैन लगा देंगी। सो दैट इज़ क्रॉस डिबेयर्ड, यानी एक प्रोक्योरिंग एजेंसी वजह से बाकी प्रोक्योरिंग एजेंसी इस चीज़ को फॉलो करें, दैट इज़ क्रॉस डिबेयर्ड। एमरजेंसी मीन्स, अब एमरजेंसी वैसे तो नॉर्मली यू कैन ईजिली सी कि सबसे पहले क्या होता है, ऑलरेडी डिसाइडेड होता है इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर कि हमें क्या क्या परचेज़ करना है, किस तकरीबन एस्टिमेटेड प्राइस पे हमें परचेज़ करनी है ये चीज़ें या ये कॉन्ट्रैक्ट्स देने हैं। बट एमरजेंसी वो सिचुएशन होती है दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, एक सडन इशू हो गया, लाइक कोई नेचुरल क्लेमिटी हो गई, डिज़ास्टर, कोई एक्सीडेंट या वार एंड ऑपरेशनल एमरजेंसी, ये 4 चीज़ें अगर हो गई तो दैट क्रिएट्स एन abnormal situation, and in this situation obviously you have to take a prompt decision। immediate decision नहीं लिया तो obviously it will damage or create a problem for our general public, तो हमें anyhow decision लेना है, तो उसको हम बोलते हैं emergency। emergency के टाइम पे कोई भी हम परचेजेस कर सकते हैं, अगर इन केस emergency नहीं है तो हम बीच में कोई भी प्रोक्योरमेंट नहीं करते, हम पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी थी कोविड की, कि ऑल ऑफ सडन 2020 में एक इतना ख़तरनाक कोविड हो गया कि पता नहीं वी हैव टू परचेज अ बंडल ऑफ वेंटिलेटर्स एंड द मास्क, तो एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस सिचुएशन तो हमारे मास्क और इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं थी गवर्नमेंट के लिए, बट नाउ यू कैन सी कि इन चीज़ों की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो ये हो जाती है इमरजेंसी केस। या फिर हमारे जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे 2008 के टाइम पे, जब इकोनॉमिक डाउनटर्न आया था, तो उस टाइम पे भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को हमें ख़रीदना पड़ा था, तो वो इमरजेंसी सिचुएशंस में एप्लीकेबल होता है। नाउ द ई प्रोक्योरमेंट, गाइस यू नो कि नाउ 2004 से कंपेयर करें इस 2021 को, तो ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हो गया, तो इसीलिए ई प्रोक्योरमेंट तो हमारे लिए नेसेसरी था। यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़
और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। वेन एवर हम लोग प्रोक्योरमेंट में इन्वॉल्व हो, वी आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, आईटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं हम, इंटरनेट, वेबसाइट्स और किसी भी ब्लॉग, किसी भी सोर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक सोर्स को यूज़ करें तो वो हम ई प्रोक्योरमेंट कहलाएगी, ठीक है। नाउ कम्स टू द फोर्स अकाउंट। अच्छा, ये तीनों जो डेफिनेशन हैं ये तीनों पुराने वाले पेपरा रूल्स में नहीं थी, ये क्योंकि मैंने पूरी ब्लू से की हुई है ना डेफिनेशन, इट मीन्स कि वो अभी ऐड हुई हैं। फोर्स अकाउंट मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ स्मॉल वर्क्स एंड नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज थ्रू डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग विद एनी स्टेट ओन्ड एंटिटी हैविंग रिसोर्सेज टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट सब्जेक्ट टू ascertaining दैट इट इज़ कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव। फोर्स अकाउंट वो होता है जब हमें कोई स्मॉल वर्क हो या नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज करवानी हो, तो इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग और इन्विटेशन हम लोग क्या करते हैं, वी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट टू सम पब्लिक ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन कि हमारा ये काम कर दो, क्योंकि हमें पता होता है कि कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको कॉस्टली भी, मतलब आराम से कॉस्ट और टाइम के हिसाब से, दोनों हिसाब से इफेक्टिवली हमें परफॉर्म करके दे सकती है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज फोर्स अकाउंट। वी आर नॉट इन्वाइटिंग समवन, हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा फ्रेम एग्रीमेंट। फ्रेम एग्रीमेंट means a contractual agreement which allows a procuring agency to produce goods, services or work that are needed continuously or repeatedly at agreed terms and conditions over an agreed period of time through placement of a number of orders. फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इस तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट जिसके थ्रू प्रोक्योरिंग एजेंसीज़ को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यार वो अपने कोई पर्टिकुलर गुड्स को, कोई वर्क को, सर्विसेज को हासिल कर सके एक पर्टिकुलर टर्म्स पे, कुछ प्राइजेज़ अगर हो रही हैं और कुछ कंडीशंस हो रही हैं, उनकी बेसिस पे अगर वो ऑफ़र कर सकती है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अरेंजमेंट कर सकती है, वो होता है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। अच्छा, अब है मोस्ट एडवांटेजेस बिड। गाइस ये पहले भी इंक्लूडेड था, बट द डिफरेंस इज़ दैट के पहले था मोस्ट इवैल्यूएटेड बिड, नाउ इट इज़ कॉल्ड एज मोस्ट एडवांटेजेस बिड। अगर एमसीक्यूज़ में आता है एंड यू हैव बोथ ऑप्शंस, तो ऑब्वियसली आप किसको टिक करोगे, मोस्ट एडवांटेजेस बिड, क्योंकि करंटली अब हम उसकी जगह हमने रिप्लेस किया है इस वर्ड को, ठीक है, हम मोस्ट इवैल्यूएटेड बिड नहीं लगाएंगे। अच्छा, लेट्स रीड कि इसमें क्या लिखा है इसके बारे में। A bid or proposal for goods, works or services that after meeting the eligibility or qualification criteria is found substantially responsive to the terms and conditions are set out in the bidding or request for proposal document and evaluated the highest ranked bid or proposal on the basis of cost or quality और क्वालिफिकेशन। अच्छा, ये बिड और प्रपोजल जब गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अचीव करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर हमारी प्रोक्योरिंग एजेंसी ने कुछ क्राइटेरिया बताया होगा कि कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट दे रही है तो वो ये सर्विसेज के लिए वो लिख रही है कि बंदे का इसका इतना साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इसकी इतनी इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या इसने किसी इस चीज़ में कोर्स किया हो सपोज़, तो वो एलिजिबल क्राइटेरिया अचीव करे, ठीक है। अब आफ्टर मीटिंग क्या है, एक तो एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एंड इज़ फाउंड सब्सटेंशियली रिस्पॉन्सिव टू द टर्म्स एंड कंडीशंस एज सेट आउट इन बिडिंग और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट, और सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो उस पर लागू जाए, यानी उसके मुताबिक हो, तो हम उसको मोस्ट एडवांटेजेस बिड बोल सकते हैं। उसके बाद उसको फर्दर बताया गया है कि एवेल्यूटेड इज़ हाईएस्ट रैंक्ड बिड, यानी सबसे सूटेबल बिड अगर आपको लगी तो जिसको आप सेलेक्ट करोगे वो मोस्ट एडवांटेजेस बिड होगी। नाउ वो हमारी एडवांटेजेस हर हिसाब से होनी चाहिए, रिलायबिलिटी के हिसाब से भी, टाइमलीनेस के हिसाब से भी, एंड ऑब्वियसली विद कॉस्ट एंड क्वालिटी, क्वालिटी भी अच्छी हो और हमारी कॉस्ट भी उसकी रीज़नेबल हो। As specified in bidding documents or requests for proposals which shall be in conformity with the selection techniques to be issued by authority, ठीक है, ये हो जाता है हमारा मोस्ट एडवांटेजेस बिड। कौन सी होती है हमने बता दिया ऑलरेडी, जो एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को पार करे, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हमें बोली गई थी वो भी ठीक से हो, और हाईएस्ट रैंक्ड बिड हो, यानी सबसे मुनासिब लगे हमारी प्रोक्योरिंग एजेंसी को, तो वो हमारी क्या हो जाती है, मोस्ट एडवांटेजेस बिड। नाउ ओपन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट वो ज़ाहिर है क्लोज के ऑपोजिट में होगा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने क्लोज में पढ़ा था कि टर्म्स एंड कंडीशंस तो स्पेसिफाइड होती हैं और उसके साथ साथ लेकिन प्राइस भी ऑलरेडी एग्रीड होती है, बट इन ओपन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट देयर इज़ नो एग्रीड प्राइस। इट मीन्स दैट यू गिव द टर्म्स एंड कंडीशंस की ये कंडीशंस है, बट यू आर नॉट मैंशनिंग द प्राइस। इस मीन्स कि कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है आफ्टर सेलेक्शन,
ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे कि मोस्ट सूटेबल प्राइस क्या है, तो फिर उसको सेलेक्ट करते हैं, तो वो होता है ओपन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। उसके बाद ऑर्डिनेंस मींस द पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002। ऑर्डिनेंस आए बात है यही होगा जो हमारा पेपरा का ऑर्डिनेंस था 2002 का। ठीक है, रिपीटेड ऑर्डर्स मीन प्रोक्योरमेंट ऑफ सेफ कमोडिटी फ्रॉम सेम सोर्स विदाउट कॉम्पिटिशन एंड इंक्लूड्स इन्हेंसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। रिपीटेड ऑर्डर वर्ड से पता चल रहा है अगेन एंड अगेन हम ऑर्डर दे रहे हैं। सो समटाइम्स इट हैपन्स के प्रोक्योरिंग एजेंसी एक बंदे से कुछ ले रही है, ठीक है, नाउ दे आर हाईली सेटिस्फाइड विद दैट पर्सन हर बेसिस के हिसाब से, तो वो क्या करती है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द इन्विटेशंस वो अगेन क्या करती है, सेम बंदे से सेम जो है ऑर्डर लेती है, ठीक है, उसी को ऑर्डर कर देती है डायरेक्टली कि मुझे अगेन आपसे तो परचेज करना है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज रिपीटेड ऑर्डर्स। नाउ कम्स टू द सप्लायर। सप्लायर अगेन एक पर्सन है, कंसल्टेंट है, फर्म है, कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन जो हमें गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करे। नाउ द बिडर, सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्टर, ऑल दीज थ्री टर्म्स इंक्लूड द सेम मीनिंग और सेम चीज़ें आ जाएंगी इसमें। नाउ अनसॉलिसिटेड प्रोजेक्ट प्रपोजल, ये न्यू है, ठीक है, ये हमारे पहले नहीं था, ये अमेंडमेंट हुई है। अनसॉलिसिटेड मीन्स जो वॉलेंटरी अपनी मर्ज़ी से किया जाए, जिसके लिए यू आर नॉट आस्क्ड फॉर, ठीक है, आपसे किसी ने नहीं कहा बट यू आर ऑफरिंग योर सेल्फ बाय योर सेल्फ, ठीक है। इसमें ये क्यों होता है, समटाइम्स काफ़ी सारी ऐसी जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जब बनती हैं तो वो क्या करती हैं, ड्यू टू देयर इनोवेशन एंड यूनिक प्रोडक्ट या यूनिक सर्विस की वजह से वो क्या करती हैं, जो उनसे रिलेटेड जो उनका काम होता है उससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो उनको ऑफ़र देती हैं दैट वी आर गिविंग यू दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स या दिस काइंड ऑफ अ सर्विस दैट विल बेनिफिट यू, ठीक है, बेनिफिशियल फॉर यू, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे प्रोवाइड जो है करेगी, ठीक है। तो उस सेंस में गवर्नमेंट क्या करती है, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा कि जो भी वो ऑफ़र दे रही हैं however is aligned with mission and objectives of procuring agency। अलाइन होने चाहिए मिशन और ऑब्जेक्टिव जो भी हमारी प्रोक्योरिंग एजेंसी के उससे अलाइन होना चाहिए जो भी ऑफ़र हो रही है। अच्छा, नॉर्मली हमारा क्या होता है, प्रोक्योरिंग एजेंसी यानी कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्विटेशन देती है, उसके बिना पे जो बोली लगाते हैं वो लोग आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक यूनिक सिचुएशन ये है कि हमारी प्रोक्योरिंग एजेंसी ऑफ़र नहीं कर रही, खुद कोई ऑर्गेनाइजेशन, खुद कोई बंदा गवर्नमेंट को जो है ऑफ़र कर रहा है। क्यों, एनी प्रपोजल कंटेनिंग यूनिक एंड इनोवेटिव आइडिया और अप्रोच, किस वजह से, क्योंकि उसके पास कोई यूनिक आइडिया, इनोवेटिव आइडिया है या कोई अप्रोच है यानी डिफरेंट मेथड है। अब क्या होगा, इसमें लिखा है सब्जेक्ट टू कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस होता है यानी कंपटीशन होता है काफ़ी, ठीक है, बार्गेनिंग हो रही होती है बाय सॉलिसिटिंग काउंटर प्रपोजल्स, जिसमें काउंटर प्रपोजल्स का मकसद ये है कि समवन गिव यू द ऑफर, ठीक है, नाउ गवर्नमेंट क्या करिए अगेन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दे रही है कि ओके आई विल एक्सेप्ट दिस ऑफर, आपने जो ऑफर दी है बट विद सम काइंड ऑफ दिस टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, उसने अगेन काउंटर ऑफर कर दी ना कोई चीज़, सो दैट इज़ कॉल्ड एज काउंटर प्रपोजल्स। चैलेंजिंग द इनिशिएटर्स प्रपोजल इन ऑल टेक्निकल एंड फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स, ये थोड़ा चैलेंजेस भी क्रिएट करता है। क्यों, क्योंकि पहले तो हमने जो पढ़ी है नॉर्मल बोली उसमें तो एक ही बंदा ऑफ़र कर रहा है, दूसरा तो उससे ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे दोनों पार्टीज़ एक दूसरे से काउंटर जो है नेगोशिएट करती हैं, ठीक है, इसीलिए ये चैलेंजिंग होता है। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज अनसॉलिसिटेड प्रोजेक्ट प्रपोजल। उसके बाद वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, ये तो वैसा का वैसा ही है। वैल्यू फॉर मनी मीन्स कि व्हेन यू आर गिविंग अ मनी, ठीक है, फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और द सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट, इट मस्ट हैव द वैल्यू, यू नो, उतनी वैल्यू होनी चाहिए जितनी आप मनी स्पेंड कर रहे हो। ऐसा ना हो कि दैट यू हैव स्पेंड 1 लाख एंड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस ओनली वैल्यू से 50,000 रुपीज़, ठीक है, तो आपको एनी हाउ वैल्यू तो जनरेट करनी है। बेस्ट रिटर्न यानी आपको एक एक रुपये जो आप खर्च कर रहे हो उसके लिए आपको बेस्ट रिटर्न मिले, आप इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी के टर्म्स में। टाइमलीनेस मीन्स कि आपको टाइमली वो मिल जाए, जब आपको काम हो उसी टाइम पे आपको वो चीज़ मिल जाए। रिलायबिलिटी होता है जब आपको लेबल अच्छी चीज़ हो और जिसमें फेयर और जो है ना फेयर रिप्रेजेंटेशन हो, न्यूट्रलिटी हो, ठीक है, तो वो लायबल हो जाती है। आफ्टर सेल सर्विस हो, अपग्रेड एबिलिटी हो उसमें।
प्राइस सही होनी चाहिए उसकी, सोर्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ होल लाइफ कॉस्ट एंड क्वालिटी, क्वालिटी ओवरऑल जो होल लाइफ कॉस्ट और क्वालिटी मीट करे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी, ठीक है, यानी बेस्ट रिटर्न हमें मिले किस हिसाब से, क्वालिटी, टाइमलेस, लाइबिलिटी के हिसाब से, तो वो हमारा वैल्यू फॉर मनी कहलाता है। इसका तो ये नहीं है कि आपने सिर्फ कॉस्ट पे फोकस किया, चलो आपने सस्ती से सस्ती चीज़ ली, लेकिन दैट वन सस्ती चीज़ आपके लिए क्या रिजल्ट करे, 2 मंथ्स में ख़त्म हो गई, ठीक, एक्सपायर, वेयर एंड टेयर हो गई, सो वो कोई भी यूज़ के लिए नहीं होगी, ठीक है, हमारा वो बेस्ट रिटर्न नहीं होगा। इंस्टेड अगर आप थोड़े से ज़्यादा वैसे भरो तो कोई चीज़ आपको 1 साल तक चलेगी आपकी वो चीज़, ठीक है, तो वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल हुई, या आप लोगों ने जो सस्ता देख के आपने कोई चीज़ ली वो 2 महीने चली, वो तो वैल्यूएबल ऑब्वियसली नहीं हुई, जो आपकी 1 ईयर चलेगी वो वैल्यूएबल होगी। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। The expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as are assigned to them in the ordinance. Further ये बताया गया कि ये सारी टर्म्स फाइनली जो हमने डिफ़ाइन की, ठीक है, जो हमारे फर्दर आगे रूल्स में डिफ़ाइन नहीं, ठीक है, नहीं की गई, तो उनकी सेम मीनिंग होगी जो हमारे ऑर्डिनेंस 2002 में बताई गई है। ओके, यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड सेक्शन, दैट इज स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। सेफ एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, ये जो स्कोप होता है, द बाउंड्री, द लिमिट विच यू आर नॉट अलाउड टू क्रॉस, ठीक है, तो वो हमारी क्या है, अप्लाई टू ऑल प्रोक्योरमेंट्स मेड बाय ऑल प्रोक्योरिंग एजेंसीज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट वेदर इनसाइड और आउटसाइड पाकिस्तान, यानी जो भी हमारी फेडरल गवर्नमेंट की हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो भी प्रोक्योरिंग एजेंसीज़ हैं, सारी की सारी जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं वो सारी इसमें एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट जो याद करने वाला है, जो एमसीक्यूज़ में आ सकता है, वो ये भी हो सकता है कि सिर्फ इनसाइड मतलब विद इन पाकिस्तान या आउटसाइड वाली भी इंक्लूडेड होंगी, तो आंसर है बोथ, क्योंकि आउटसाइड में भी हमारी काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रन करती हैं, हमारी एम्बेसीज़ हैं, चाइना में हमारी कोई एम्बेसी है, ठीक है, सपोज यहाँ हमारी कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारा क्या होगा, हमारे ये रूल्स वहाँ भी एप्लीकेबल होंगे। द फोर्थ इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, what principles we follow while we are doing a procurement. There are 3 rules, ठीक है, 3 rules में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रोक्योरमेंट कंडक्ट इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे, बिल्कुल प्योर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। द सेकेंड इज़ ब्रिंग वैल्यू फॉर मनी, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया दैट व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू फॉर मनी। एंड द थर्ड इज़ एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल, यानी इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तब भी वो सही हो और एफिशिएंट होना चाहिए। सो देयर आर 3 थिंग्स, फर्स्ट फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में, second the value of money, third efficient and economical. Now comes to the section number 5, international and intergovernmental commitments of federal government. अब 2 चीज़ें होती हैं, वन इज़ इंटर गवर्नमेंटल कमिटमेंट्स, ठीक है, जो हमारे जनरल हमारे रूल्स हो गए, ठीक है, हमारे जैसे पेपरा के रूल्स हैं, और दूसरा होता है इंटरनेशनल। समटाइम्स वी ऑल्सो सेंड और वी ऑल्सो साइन सर्टेन काइंड ऑफ ट्रीटीज़ विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, या हमारी डिफरेंट कंट्रीज से, कोई हमारी चाइना के साथ है या इंडिया के साथ है, किसी के साथ भी हमारा कोई एग्रीमेंट होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से ये बोल रहे हैं, तो फिर हमारा क्या किस चीज़ को प्रेफरेंस दी जाएगी, इंटरनेशनल हमारे ट्रीटीज़ को या फिर हमारी जो इंटर गवर्नमेंटल कमिटमेंट्स है। सो आंसर इज़ हेयर कि व्हेन दिस रूल्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद एन ऑब्लिगेशन और कमिटमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट अराइजिंग आउट ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट विद द स्टेट और स्टेट्स और एनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द प्रोविजन ऑफ सच इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट शैल प्रिवेल टू द एक्सटेंट ऑफ सच कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे सपोज प्रोक्योरिंग एजेंसी saying that you cannot purchase 5,000 per units of कॉटन और एनीथिंग, चलो कॉटन ही हम लोग ये लेते हैं कि सपोज मोबाइल, ठीक है, 5,000 यूनिट्स आप मोबाइल के ले सकते हो, ठीक है, कहीं से। नाउ द इंटरनेशनल ट्रीटी कोई साइन हो गई है, नाउ दे आर आस्किंग फॉर 10,000 यूनिट्स, तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, इंटरनेशनल को। ये भी हमसे किस में आ सकता है कि इंटरनेशनल को हम लोग ऑफ़र करते हैं, क्योंकि समटाइम्स हमारी जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंटरनेशनल होते हैं, ठीक है, हमारा अगर उनसे कोई एग्रीमेंट है हमारा, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, इंटरनेशनल को, हमारी अपनी चीज़ को नहीं। नाउ कम्स टू द लैंग्वेज,
what language we prefer while we are preparing the rules or while we are making the procuring commitments. So first is all communications and documentations related to procurement of federal government shall either be in Urdu or English or both. जो भी हमारी कम्युनिकेशन होगी ना, लैंग्वेज जो हम यूज़ करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट यूज़ करेगी, वो या तो उर्दू हो या इंग्लिश हो या दोनों हो. ठीक है, दोनों भी हो सकती है, इंग्लिश भी उर्दू भी. Except where a procuring agency is situated outside the territories of Pakistan and procurement are to be made locally. The procuring agency may use the local language in addition to Urdu and English. आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई हमारी ठीक है, हमारी जो कंपनी प्रोक्योरिंग एजेंसी है वो चाइना, जापान, यूएसए या कहीं भी और ऑपरेट कर रही है, ठीक है, तो अब हमारा इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें लोकल लैंग्वेज भी यूज़ करनी पड़ेगी. लेकिन बात याद करने वाली ये है कि उर्दू और इंग्लिश तो हमें एनी हाउ यूज़ करनी है. उर्दू या इंग्लिश तो चलेगी, लेकिन इन एडिशन टू दैट उससे एक्स्ट्रा हम लोग लोकल लैंग्वेज वहाँ की, जैसे चाइनीज़ है हम लोग यूज़ करें, फ्रेंच है हम वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एडिशन में उर्दू और इंग्लिश को छोड़ेंगे नहीं. वेयर द यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेज इज़ फाउंड असेंशियल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एनी हाउ वहाँ की लोकल लैंग्वेज यूज़ करनी है, तो हमेशा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उर्दू या इंग्लिश में होंगे, ठीक है, बाकी जो उनकी ट्रांसलेशन होगी वो दूसरी लैंग्वेज में हो सकती है. अच्छा, ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ठीक है, जब व्हेन इट्स नेसेसरी टू यूज़ अ लोकल लैंग्वेज, सपोज चाइनीज़ और फ्रेंच और एनी अदर लैंग्वेज, दैन इन दिस सिचुएशन हम लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ में प्रिपेयर करेंगे, तो वो ऑप्शंस होंगे उर्दू में करोगे या इंग्लिश में करोगे या उसी लोकल लैंग्वेज में. सो द आंसर विल बी उर्दू और इंग्लिश, ओरिजिनल हमारे हमेशा उन्हीं में होंगे. नाउ द सेवेंथ सेक्शन इज़ इंटेग्रिटी पैक्ट. इंटेग्रिटी होता है ऑनेस्टी, ठीक है, तो प्रोक्योरिंग, जब हमारी प्रोक्योरमेंट एक्सीड कर जाए हमारी लिमिट से, ठीक है, हमारी जो फाइनेंशियल लिमिट सपोज दी गई है ना कि इस चीज़ की प्रोक्योरमेंट पर्टिकुलरली 50,000 हो सकती है, ठीक है, 50,000 से एक्सीड कर रही है अमाउंट, तो इन दिस सिचुएशन दो रूल्स होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्रूव इट फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट. आपको फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूव करना पड़ेगा कि मुझे इतना ज़्यादा जो है प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी. एंड सेकेंडली आपके और जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर उसके बीच में एक एग्रीमेंट होगा, उसको बोलते हैं इंटेग्रिटी पैक्ट. एक पैक्ट साइन होगा, वो दैट इज़ कॉल्ड एज इंटेग्रिटी पैक्ट. Okay, now the e-public procurement. Electronic public procurement. Procuring agencies may carry out e-procurement process by using information and communication technologies or digital or electronic media in such a manner as to cover any or all aspects of procurement process in accordance with regulations or guidelines to be prescribed by the authority. As usual, पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्या होती है, जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कोई डिजिटल वे से हमने प्रोक्योरमेंट की, तो वो क्या हो जाएगी, ई पब्लिक प्रोक्योरमेंट. ठीक है, अब है हमारा प्रोक्योरमेंट प्लानिंग सेक्शन 8. गाइस यू ऑलरेडी नो कि हमारा कोई भी हो, जब हम बजट बनाते हैं, ठीक है, फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग है, कोई भी हमारी चीज़ होती है, स्ट्रैटेजीज बनती हैं, वो सारी चीज़ों में फ़र्स्ट वी कंसीडर प्लानिंग. प्लानिंग हमेशा फ़र्स्ट स्टेप होता है. तो प्रोक्योरमेंट का भी यही है कि जैसे ही 1 ईयर की कमिटमेंट होगी इन रूल्स की, तो प्रोक्योरिंग एजेंसीज़ को कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स, ठीक है, और प्लानिंग करनी होगी कि उनको किस तरह की प्रोक्योरमेंट्स करनी है, ठीक है, और क्या क्या रिसोर्सेज जो है उनको चाहिए होंगे और कितने टाइम में उनको पर्टिकुलर अगर प्रोडक्ट चाहिए या सर्विस है वो कितने टाइम में चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनको प्लान करनी पड़ेंगी. विद इन 1 ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स, all procuring agencies shall devise a mechanism for planning in detail for all proposed documents with the object of realistically determining the requirements of a procuring agency within its available resources, delivery time or completion date, and benefits that are likely to accrue to the procuring agency in future. ठीक है, now the section number 9 is limitation on splitting or regrouping of proposed procurement. Save as otherwise provided and subject to the regulation made by authority within the period approval of the federal government, a procuring agency shall announce in an appropriate manner or propose
procurements for each financial year and shall proceed accordingly without any splitting or regrouping of procurements of planned. या ये क्या गया है कि जैसे ही आपको अप्रूवल मिलता है, ठीक है, अप्रूवल मिला, उसके बाद प्रोक्योरिंग एजेंसी, ठीक है, ऑलरेडी जो है ना अप्रोप्रिएट मैनर में बता देती हैं कौन कितने यूनिट्स, ठीक है, ऑलरेडी उनको ख़रीदने हैं, साल के पहले ही वो डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा कि आप लोग उसमें रीग्रुपिंग नहीं कर सकते। सपोज़ आपने सोचा कि एक साल के लिए आप 10 यूनिट्स अभी लोगे, ठीक है, इस चीज़ के किसी पर्टिकुलर गुड के, अब आप क्या करें, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कह रहे हो नहीं यार 5 पहले लेता हूँ 5 बाद में, ये रीग्रुपिंग हो गई ना, सो दैट इज़ नॉट अलाउड। The annual requirements that determined would be advertised in advance on authorities website. जो भी हमारी requirements होती हैं we will already publish it और advertise in advance, हम authority के website पे already लगा लेते हैं और हम अपनी वेबसाइट पे भी लगाते हैं अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी की अपनी वेबसाइट है तो, ठीक है। नाउ द स्पेसिफिकेशंस, इसमें भी थोड़ा चेंजेस आई हैं, वैसे ये पहले भी था, हम इसको रीड करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकेशंस यानी क्या, रिक्वायरमेंट, ठीक है। प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल अलाउ द वाइडेस्ट पॉसिबल कंपटीशन, यानी वाइडेस्ट पॉसिबल कंपटीशन बाय डिफाइनिंग सच स्पेसिफिकेशन that shall not favor any single contractor or supplier, not put others at disadvantage. प्रोक्योरिंग एजेंसी को इस तरह का मतलब स्पेसिफिकेशंस देनी चाहिए जिससे कंपटीशन हद से ज़्यादा बढ़े, ठीक है, और ऐसा नहीं कि इनडायरेक्टली आप एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टर को फेवर दे रहे हो, ठीक है, दूसरों को डिसएडवांटेज पे डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड, एनी टर्म्स स्पेसिफिकेशंस स्टैंडर्ड्स फीचर characteristics and requirements prescribing the technical or quality characteristics shall be generic in nature. यहाँ पे पॉइंट बताया गया shall be generic in nature, यानी जनरल होने चाहिए, not too specific, ठीक है, कि हमने पर्टिकुलर किसी मॉडल या किसी स्पेसिफिक प्राइस बता दी या किसी मॉडल का नेम बता दिया, नो, इट इज़ नॉट अलाउड। हमेशा जनरल होने चाहिए एंड शैल नॉट इंक्लूड रेफरेंस। अब रेफरेंस किस चीज़ का नहीं होना चाहिए, ब्रांड नेम का, मॉडल नंबर का, कैटलॉग नंबर का, नेम और ओरिजिन ऑफ कंट्री या कोई सिमिलर क्लासिफिकेशन कि मुझे इस कंट्री का ही चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन case the procuring agency is convinced that the user reference to a brand name or a catalog number is essential to complete an otherwise incomplete specification and no other sufficiently precise or understandable way of describing the characteristics of work, goods or services to be procured is provided, the words or equivalents shall be used after recording specific justifications is writing therein. इसका मकसद ये कि in case if procuring agency feel that अगर हम particular reference नहीं देंगे तो हमारी specifications show नहीं होंगी, यानी it is basically needed to record or needed to write that particular specification, reference or model number. So in case again we will not write a particular name, for suppose we want the laptops of HP, ठीक है, directly HP सिर्फ नहीं लिखेंगे but we also write और equivalent। इसका मतलब कि जो HP में qualifications है, लैपटॉप में जो भी specifications है वो या फिर उससे related equivalent कोई है तो ठीक है, लेकिन इस situation में भी you have to give in writing the justification that why you are using these words. उसके बाद है अप्रूवल मैकेनिज्म, ठीक है, अप्रूव किस तरह से होता है, तो यहाँ पे लिखा है ऑल प्रोक्योरिंग एजेंसीज शैल प्रोवाइड क्लियर अथोराइजेशन और डेलीगेशन ऑफ पावर फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोक्योरमेंट, ठीक है। प्रोक्योरिंग एजेंसीज को क्लियर करना होगा दैट कौन सी उनकी पर्टिकुलर अथॉरिटी किसको दी गई है, ठीक है, for whom the power is given, ठीक है, डेलीगेशन पावर किसको दी गई है कि वो प्रोक्योरमेंट के लिए अप्रूवल दे। shall only initiate procurement once approval of competent authorities concerned have been accorded, और वो कभी भी procurement नहीं कर सकते unless and until, ठीक है, जब आपका अप्रूवल नहीं हुआ from that competent authority, ठीक है, otherwise you are not allowed to initiate any kind of procurement.
नाउ दिस इज़ अ सेक्शन नंबर 12। अच्छा, मुझे ऑलरेडी कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे कि मैम एडवर्टिज़मेंट आपने गलत बताई है यहाँ जो है नंबर, तो वो गलत नहीं थी, वो थी पुरानी, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट नहीं थी। आज मैं आपको अमेंडमेंट के साथ बता रही हूँ, तो मैं आपको पहले बता दूँगी कि इनिशियली क्या अमाउंट बताया था एडवर्टिज़मेंट का और अब चेंज होके क्या हुआ है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। प्रोक्योरमेंट ओवर, अच्छा ये मैंने रेड लिखी है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो पहले अमाउंट था ये गलत है, ठीक है। ये है 100,000, 100,000 यानी 1 लाख, अप टू द लिमिट ऑफ 3 मिलियन यानी 30 लाख, ठीक है। ये हमारी लिमिट थी पहले 100,000 यानी 1 लाख से 30 मिलियन तक हमारी लिमिट थी, लेकिन नाउ इट हैज़ बीन चेंज्ड। अब हमारी न्यू लिमिट के हिसाब से हमें चलना है, और कहीं भी MCQs आए तो हमें न्यू के हिसाब से लिखने हैं, दैट इज़ 500,000, 500,000 मतलब 5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ एंड अप टू द लिमिट ऑफ 3 मिलियन। 3 मिलियन तो हमारा वो सेम ही है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ चेंजेस आई हैं, 1 लाख के बजाय यहाँ पे 5 लाख हो गए हैं, क्योंकि गाइस पहले 2004 था, तब मनी की वैल्यू कम थी, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस होता है कि जब हमारे ईयर बढ़ते जाएंगे साल, तो टाइम टू टाइम हमें कुछ चेंजेस उसमें लानी पड़ेंगी, तो इसलिए ये अमाउंट चेंज हो गया है। shall be advertised on authority website in a manner and format specified by regulation by the authority from time to time। अच्छा, ये कहा गया है कि अगर 5 लाख से लिमिट होती है 30 मिलियन तक है, ठीक है, कोई भी आपकी प्रोक्योरमेंट उसकी वैल्यू इतनी है, तो आप उसको कहाँ पे एडवर्टाइज़ करोगे? अथॉरिटी की वेबसाइट पे। अथॉरिटी की वेबसाइट कौन सी है? पेपरा की, ठीक है ना, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो इन सब को रूल्स और प्रोसीजर्स बताती है, वहाँ पे आपको एडवर्टाइज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। These opportunities may be advertised in print media if necessary by the procuring agencies, ठीक है। लेकिन अगर हमारी प्रोक्योरिंग एजेंसीज चाहती हैं कि हम उसको अखबार में भी पब्लिश करें, किसी प्रिंट मीडिया में, तो वो कर सकती हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। Second, all procuring opportunities over 3 million Pakistani rupees should be advertised on authorities website। अब जो 3 मिलियन थी या 3 मिलियन से ज़्यादा हो गई पैसे, अब क्या करना है? अब तो हमें अथॉरिटी की वेबसाइट यानी पेपरा की अथॉरिटी जो हमारी वेबसाइट है उस पर तो हमें पब्लिश करना है, ठीक है, हमें वहाँ पे एडवर्टाइज़ करना है। लेकिन उसके साथ साथ वी ऑल्सो हैव टू पब्लिश इट इन प्रिंट मीडिया। अब ये हमसे किस में आ सकता है? फ्रॉम 5 लाख टू 30 मिलियन, आई मीन 3 मिलियन, या जिसको हम बोलते हैं इक्वलेंट 30 लैक्स, ठीक है। कितना हो गया हमारा? 5 लैक्स से कितनी लिमिट हो गई? 3 मिलियन तक, ठीक है। अगर उतना है तो ये हमारे क्या हो जाएगा? सिर्फ वेबसाइट पे आएगा, लेकिन अगर उससे बढ़ रहा है तो ये प्रिंट मीडिया में भी हमें एनी हाउ देना है। नाउ कम्स टू द पॉइंट के प्रिंट मीडिया कौन सा होना चाहिए या न्यूज़पेपर, जिसकी एक तो वाइड सर्कुलेशन होनी चाहिए। द एडवर्टिजमेंट इन अ न्यूज़पेपर शैल प्रिंसिपली अपीयर इन एट लीस्ट 2 नेशनल डायलीज, वन इन इंग्लिश एंड अदर इन उर्दू, यानी ये दोनों में होनी चाहिए, एक इंग्लिश में भी एक उर्दू में भी। ऐसा नहीं कि जस्ट इंग्लिश में कर रहे हो या जस्ट उर्दू में, यानी दोनों न्यूज़पेपर में होनी चाहिए। इन केस वेयर द प्रोक्योरिंग एजेंसी हैज़ इट्स ओन वेबसाइट, तो इट मे ऑल्सो पोस्ट ऑल एडवर्टिजमेंट्स कंसर्निंग प्रोक्योरमेंट ऑन दैट एडवर्टिजमेंट एज वेल। और अगर उनकी खुद की वेबसाइट है तो वो उस पर भी पब्लिश कर सकते हैं। नाउ द सेक्शन नंबर 13, दैट इज़ रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम कितना देना चाहिए? तो प्रोक्योरिंग एजेंसी में डिसाइड द रेस्पॉन्स टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ बिड्स और प्रपोजल, कि बिड्स जो हैं कितने टाइम तक, कितने दिनों तक आनी चाहिए, कितने टाइम तक एक्सेप्ट होंगी। फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एन एडवर्टिजमेंट और नोटिस, कीपिंग इन व्यू द इंडिविजुअल प्रोक्योरमेंट कॉम्प्लेक्सिटी, अवेलेबिलिटी एंड अर्जेंसी। अच्छा, हमें ये देखना होगा कि हमारी प्रोक्योरमेंट कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी ज़रूरी है, उसके हिसाब से हम लोग जो है टाइम डिसाइड करते हैं। हाउएवर अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, अगर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है तो नॉर्मल रेस्पॉन्स टाइम शैल बी लेस दैन 15 days फॉर नेशनल बिडिंग एंड 30 फॉर इंटरनेशनल बिडिंग फ्रॉम अ डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टिजमेंट और नोटिस। अब ये भी पॉइंट याद करने का है कि ये रेस्पॉन्स टाइम अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो नॉर्मली आपको नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के लिए 15 दिन देने पड़ते हैं, और अगर आप इंटरनेशनली कर रहे हो तो आपको 30 days देने पड़ते हैं फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टिजमेंट, यानी जिस दिन आपने एडवर्टिजमेंट या नोटिस दिया उस दिन को काउंट करते हुए आपको 30 days है इंटरनेशनल के लिए देने हैं, 15 दिन आपको नेशनल के लिए देने हैं।
All advertisement or notice shall expressly mention response time allowed for that procurement along with information for collection of bid documents, which shall be issued will till a given date, allowing sufficient time to complete and submit the bids by closing date. देयर इज़ नो लिमिट शैल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ एमरजेंसी. अगेन मैंने कहा कि कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, तो जहाँ पे एमरजेंसी है देयर इज़ नो टाइम फिक्स. ठीक है. द रिस्पॉन्स टाइम शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर. हमारा रिस्पॉन्स टाइम तब कैलकुलेट होता है व्हेन वी फर्स्ट टाइम पब्लिश इन एडवर्टीजमेंट और पोस्टिंग ऑन अ वेबसाइट, या फिर हमने वेबसाइट पे जब हमने पोस्ट किया था तो उस दिन को काउंट करते हैं. ठीक है. Provided that all procurements up to 3 million Pakistani rupees, the response time shall be considered from the date of appearance of advertisement on authorities website. आगे यही लिखा गया अगर 3 मिलियन तक है, ठीक है, यानी 30 लाख तक अगर हमारी लिमिट है तो रिस्पॉन्स टाइम हम तब से कंसीडर करते हैं जब हम अथॉरिटी की वेबसाइट पे एडवर्टाइज़ करते हैं. In situation where publication of such advertisement or notice has occurred in both electronic or print media, the response time shall be calculated from the day of its first publication in newspaper. कह रहे हैं इन केस अगर आपने दोनों में जो है पब्लिकेशन की है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी, तो किस चीज़ को कंसीडर करना पड़ता है? न्यूज़पेपर को. ठीक है. एक्सेप्शंस, अब कुछ एक्सेप्शंस यहाँ बताई गई हैं कि इट शैल बी मैंडेटरी फॉर ऑल प्रोक्योरिंग एजेंसीज टू एडवर्टाइज ऑल प्रोक्योरिंग रिक्वायरमेंट एक्सीडिंग, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि एडवर्टाइज करनी है. हाउएवर अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस डेविएशन फ्रॉम रिक्वायरमेंट इज़ परमिसिबल विद द पीरियड अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी. कह रहे हैं वैसे तो हमारी जो लिमिट्स बताई गई हैं वो ठीक है कि हमें यहाँ एडवर्टिजमेंट करनी है, बट मैंने हमेशा बार बार ये कहा कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हम लोग एडवर्टिजमेंट नहीं करेंगे. अब ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि कौन से केसेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, the proposed procurement is related to national security and its publication could jeopardize national security objectives. For suppose when you are want to purchase the guns or any इम्पॉर्टेंट फार्मूला कोई भी आप डिफेंस से रिलेटेड, तो आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते बिकॉज वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए डेंजरस होगा. ठीक है, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि हमारी जो नेशनल डिफेंस है वो क्या चीज़ परचेज़ कर रही है ओपनली, तो उसको हमेशा हमें हाइड रखना होता है, इसलिए हम उसको नहीं एडवर्टाइज़ करेंगे. Second, proposed procurement advertisement or notice or publication of it in any manner relates to disclosure of information which is proprietary in nature or falls within the definition of intellectual property which is available from a single source. Second ये है कि ठीक है, हम उस चीज़ को एडवर्टिजमेंट नहीं कर सकते जिसमें एक ही ऑलरेडी हमारे पास सिंगल सोर्स है. ठीक है, वी नो दैट कि एक बंदा है, इसी के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है. ठीक है, तो हम उसी बंदे से वो चीज़ ख़रीदेंगे, हम कभी भी उस चीज़ को एडवर्टिजमेंट नहीं उसकी करेंगे. तो ये 2 पॉइंट्स होंगे. थैंक यू. आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ. इंशाल्लाह मैं सेकंड लेक्चर भी जल्दी अपलोड करूँगी. टोटल 4 लेक्चर्स होंगे वैसे ही जैसे मैंने पहले अपलोड किए थे, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे मैं डिफरेंट जो डेफिनेशंस ऐड हुई हैं या जो पॉइंट्स ऐड हुए हैं उनको भी बताया है, और जो अमाउंट्स एंड फिगर्स थी उनको भी चेंजेस या मॉडिफाई किया है. ओके, आई होप आप लोग को समझ आया होगा. अल्लाह हाफिज़.